अच्छा बच्चों, आज हम थ्योरी का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ये जो पेपर हमारे पास 2025 मई जून लेटेस्ट पेपर है, इसमें मोमेंट से जो टॉपिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है फिगर शोज द बैलेंस यूनिफॉर्म मीटर रूल मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पे आपको की पॉइंट मिल गया। व्हाट इज द की पॉइंट हियर? ये बच्चे कोई बताएगा मुझे? Uniform. यूनिफॉर्म, वेरी गुड। बैलेंस, यूनिफॉर्म, दीज आर द कीवर्ड्स। इससे हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होगा। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या होता है? क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और जब मोमेंट के वर्ड यूज होगा तो उसमें फार्मूला हमारे जहन में आ जाने चाहिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फिर इसके लिए सबसे पहले आपने देखना है वेर इज पिवट। ये पिवट बता दिया इसने, दिस वन। और फोर्सेस आपके पास, एक फोर्स ये आ गई और एक फोर्स ये आ गई। ठीक है। तो ये सारी जो है ना, जैसी की पॉइंट आप देखें तो आपके जहन में ये सारा टॉपिक रिवाइज हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। द विड्थ ऑफ द मीटर रूलर इज 2.6 इंटू 10⁻² मीटर एंड द थिकनेस ऑफ द रूलर इज 6.0 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके। ए पार्ट में कहता है डिफाइंड द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इन वर्ड्स। अच्छा, अब इसको दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखें कि इसने कहा है कि डिफाइन इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में आप सिंपल इस तरह से नहीं लिखेंगे F × D, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। ऑल्दो ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी है आपको कि डिफाइन करें, डेफिनेशन बताएं और वर्ड में लिखें, तो फिर यहाँ पे दो तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। अच्छा, एक तो ये मेथड है डेफिनेशन लिखने का। दूसरी डेफिनेशन इसकी आपको मैंने बताई थी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखें, लेकिन आपने वर्ड में लिखना है इसको, फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है बच्चे। ये एक नंबर का क्वेश्चन था, पार्ट था। इसके बाद आ जाइए जरा बी पार्ट पे। बी पार्ट जो है, बी पार्ट में पूछे वो ऑन फिगर 2.1, mark the position of the center of gravity of the meter rule with a point label x. Label the distance of x from the 0 centimeter end of the ruler. अब इस डायग्राम में आपने आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी अपियर्स टू एक्ट। मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर किसी भी बॉडी का वेट, टोटल वेट एक्ट करता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि फॉर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट द सेंटर और मिडल ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी और सपोज टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। तो अब आपके पास ये उसने कहा है मीटर रूल। मीटर रूल मतलब इसकी लेंथ उसने बताई है 0 से 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो किस पे आएगा? 50 पे। अब 50 आपने जीरो से शो करना है, साथ उसने ये रेफरेंस दी है, फ्रॉम जीरो एंड ऑफ द रोलर। जीरो से लेकर यहाँ पे 50 का डिस्टेंस बताना है। अब देखिए, एक चीज का आइडिया डायग्राम से भी देख के आपने आइडिया ले सकते हैं कि 50 जो है वो 42 के बाद आएगा, तो इसलिए 50 यहाँ पे होगा। और इसी तरह से 80 से पहले होगा तो यहाँ कहीं पे। 42 से पहले पॉसिबल नहीं है और 80 के बाद पॉसिबल नहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं पे आप आइडिया से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन शो कर देंगे।
ये आपके पास हम शो कर रहे हैं, दिस वन, दिस इज सपोज टू बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स, और ये कितने पे आएगा, 50 पे। और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर उसकी वेट एक्ट करते हैं, एंड वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड, डाउनवर्ड। जी बेटे, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक तो आपने 50 पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो करना है एक्स के नाम से, और फिर उस पे वेट भी शो करना है डाउनवर्ड। ये पॉइंट बता दें मुझे, सबको समझ आ गया? जी सर। ओके। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में, सी पार्ट में वो कह रहे हैं, शो द मास ऑफ द मीटर रूलर इज 0.081 kg। इस तरह के क्वेश्चंस की थोड़ी टेक्निकल चीजें आपको समझनी चाहिए, कि अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कुछ भी कि जी आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालना है, वेट निकालना है, या जो भी कुछ भी बैक स्टेप्स कुछ नहीं बताए। सिर्फ उसने कहा कि जी मीटर रूल की मैथ्स जो है ना वो आप वर्किंग करके बताएं कि ये आ रही है। तो उसके लिए हम ये बैक जितने भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये मीटर रूल यूनिफॉर्म था, बैलेंस था, तो इसका मतलब है इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो रहा था। क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। फिर मोमेंट के लिए हमें मालूम होना चाहिए फोर्स और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो अब हमारे पास असल में कितनी फोर्सेस आ गई, एक ये फोर्स होगी, एक ये फोर्स होगी, और एक ये फोर्स होगी। वेट इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। और फिर इनके डिस्टेंसेस, ये किस पे है, 50 पे है, ये 80 पे है। पिवट से डिस्टेंस देखें, इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 50 माइनस 42, 8। और ये दूसरी जो फोर्स है इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, लेकिन सर ये 50 वाला वेट तो नहीं है, ये बस हमने पिवट को सही जगह पर वो किया है। नो, नो, पिवट को मूव नहीं कराना, पिवट वहीं पे है। तो फिर हमने मतलब इस 50 से हम बैलेंस क्या मतलब करा रहे हैं? देखिए बेटा, इसने क्या कहा था बी पार्ट में, ऑन फिगर मार्क द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मीटर रूल। ओके ओके ठीक है, तो इसलिए मैं ओके। बोल रहा हूँ कि ये सीक्वेंस से चलेंगे क्वेश्चन। ये इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले मार्क करवाया, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है सर ओके। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस 8 हो गया, और इसका डिस्टेंस पिवट से कितना होगा जी, 38, जी सर। 38 सेंटीमीटर। और ये जो फोर्स है इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर 32। 32। गुड। अब देखिए, ये जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगा, और ये दोनों फोर्सेस जो है मिलके क्लॉकवाइज लेके जाएंगी। अब अगर हम इन पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई कर दें, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, 0.34 टाइम्स 32, और क्लॉकवाइज एक ये डब्ल्यू और इसका डिस्टेंस, और ये 0.12 और इसका डिस्टेंस, W × 8 प्लस ये कितना आ गया, 0.12 × 38। इसको ज़रा सॉल्व करके बताएं मुझे, W की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सर डब्ल्यू की वैल्यू 0.79। 0.7। ये सुबह भी किया था हमने क्लास में। जी सर। जी बच्चे, ये सब कुछ समझ आ रहा है, शिजा, ईमान, सोहेब? जी सर। सर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वैल्यूज आपने किस किस तरह डाली, मतलब आपने 50 को नहीं डाला। बच्चे 50 से पिवट तक का डिस्टेंस डालते हैं ना, मोमेंट में क्या लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर ओके डिस्टेंस। ठीक है ठीक है। ये फोर्स मोमेंट W का, और इसका डिस्टेंस, और ये फोर्स और ओ- इसका डिस्टेंस। ओके सर समझ आ गई सर। ठीक है, शाबाश। अब इसको सॉल्व किया तो W की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या शो करना था, मैस। तो उसके लिए फिर W का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, mg।
तो W की जगह आपने लिख दिया mg। और G की वैल्यू क्या होती है? 9.8। जी उसको इससे डिवाइड कर दें, G की वैल्यू पुट कर दें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 0.081। 0.081 kg। ठीक है। जी तो ये इस तरह से शो करना होगा आपने। ये वर्किंग सबको समझ आ गई है? जी सर। ओ, जी सर। जी ईमान बच्चे, आपको भी क्लियर है ना? ईमान जरा। जी सर, सब क्लियर। ओके गुड। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतनी वर्किंग इसलिए करनी पड़ी आपको। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुड ऑफ द मीटर रोल। अच्छा, अब डेंसिटी के लिए आपको क्या चाहिए? मैथ्स तो हमारे पास ये आ गई, 0.081। वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे मीटर रोल का? ये इसकी थिकनेस गिवन है, 6.0 इंटू 10⁻³ लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है, और विड्थ इसकी 2.6 इंटू 10⁻² मीटर है। अब ये दो डायमेंशन मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेंथ को भी। तो 100 से इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर इसका कन्वर्जन हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इसकी हो जाएगी। और मैथ्स आपको मीटर रूल की ये निकल आई है। तो यहाँ पे आपने डेंसिटी जब कैलकुलेट करनी होगी, तो पिछले टॉपिक में जो आपने पढ़ा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस आपके पास थी ऊपर 0.081, और नीचे आपने लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। ब्रेड्थ कितनी थी? ब्रेड्थ थी आपके पास दिस वन। चलो यहीं पे कर देते हैं इसको। ब्रेड्थ आपके पास 2.6 इंटू 10⁻²। और विड्थ इसकी है दिस वन, 6.0 इंटू 10⁻³ इस तरह को सर जरा ये सॉल्व वन करें। किसका है? वन ये बच्चे 100 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर को मीटर ओ में कन्वर्ट किए। ठीक। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या विड्थ या थिकनेस। अब इस सारे को जरा जल्दी से सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है? सर 519। वेरी नाइस। 519 किलोग्राम, यूनिट का ख्याल रखने, पर केजी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके। ओके सर। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन? सर ये 519 है? जी, इसको सॉल्व करेंगे ना। जी जी। इस सारे को मल्टीप्लाई करें और फिर 0.081 को इसे डिवाइड करें। कैलकुलेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, कर लिया सर। ओके गुड। अच्छा, तो ये बच्चे स्ट्रक्चर क्वेश्चन देख लो, ये इस तरह से आएंगे। ये वेरिएंट था हमारे पास कौन सा? दिस वाज द वेरिएंट 42। अभी हम एक और नेक्स्ट वेरिएंट को स्टार्ट कर लेते हैं।
अच्छा बच्चे, ये एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मई जून 25 के वेरिएंट 41 है। इसमें भी मोमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले इसमें आपके पास देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। A resultant force is applied to an object moving with a velocity v in a straight line. State two different changes to the motion that the resultant force may cause. Resultant force की वजह से मोशन के ऊपर क्या फर्क पड़ सकते हैं? To an object moving with a velocity v. तो मुझे तो पिछली टर्म में भी ये समझ नहीं आई थी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स नहीं समझ आई थी, वेरी गुड। रिजल्टेंट फोर्स देखो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स के लिए अच्छा, एक मिनट है जी के ये ड्यूरिंग द लेसन शायद क्लास ओवर हो जाए, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा आपको। ठीक है, पहले हम रिजल्टेंट फोर्स देख लेते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस वन। इसके ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इंजन की फोर्स, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। और बैकवर्ड या एयर रेजिस्टेंस है 3 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड 7 न्यूटन, ऐसे निकालेंगे ना डिफरेंस। जी सर। तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू फोर्सेस, दिस इज एक्चुअली नेम्ड एज रिजल्टेंट फोर्स, RF। क्या अगर कोई ओके। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, उसका वेट है 20 न्यूटन, और उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस जो है ना ऊपर लग रही है 5 न्यूटन, तो अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 माइनस 5, 15। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली क्या चीज है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है, तो वो उसके ऊपर क्या किस तरह से चेंजेस ला सकती है? या तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। ठीक है, फोर्स जैसे अभी हमने टर्निंग इफेक्ट पढ़ा, 90 के एंगल पे आप लगेगी फोर्स, तो वो उसको क्या करेगी? उसको डायरेक्शन चेंज कर देगी। या फिर उसको डिसलरेट